ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज चैप्टर 1 और चैप्टर 7 का रिवीजन करने वाले। सबसे पहले सेक्शन चेक करने वाले कि चैप्टर 1 पे अपन ने कौन कौन से सेक्शन पढ़े हैं। सबसे पहले अपन पढ़े थे सेक्शन नंबर 1 पे अपन को तीन चीजें मिली है: शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी। शॉर्ट टाइटल द कंपनीज एक्ट है, एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, कमेंसमेंट का अलग अलग डेट है और एप्लीकेबल होता है ये सारी कंपनी के ऊपर। बरोबर है क्या? सब सेक्शन 2 नहीं, सॉरी, सेक्शन 2 का सबसे पहले नाम क्या होता है? डेफिनेशनल क्लॉज। बहुत बढ़िया जा रहे हो। डेफिनेशनल क्लॉज के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था 20 कंपनी, उसके बाद क्या पढ़ा था? फॉरेन कंपनी पढ़ा था। सेक्शन नंबर कौन सा? फॉरेन कंपनी का 211। पहले तो आप लोग बुक्स बंद कर दो, नीचे देखते रहोगे तो यहां कहां बताओगे, भगवान ही मालिक है। हाँ, 242 में क्या पढ़े थे? फॉरेन कंपनी। फिर क्या पढ़े थे? कौन सा सेक्शन? 211 में पढ़े थे बॉडी कॉर्पोरेट। फिर क्या पढ़े थे? हाँ, सेक्शन बोलेंगे 268 में अपन ने पढ़ा क्या? प्राइवेट कंपनी, ये बॉडी कॉर्पोरेट। फिर क्या पढ़ा? पब्लिक कंपनी था 271 में। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा ये क्या है? और 287 ये क्या है? सब्सिडरी है। फिर अपन ने पढ़ा 245, ये क्या था? गवर्नमेंट कंपनी। इसके बाद अपन आगे बढ़े 285 स्मॉल कंपनी, और उसके बाद 26 में एसोसिएट भी है, और फिर 221, 222 और 292। इस पे लिमिटेड बाय गारंटी है, इस पे लिमिटेड बाय शेयर्स है, और इस पे अनलिमिटेड कंपनी है। बरोबर है? ठीक है। साथ में अपन ने एक डेफिनेशन और पढ़ा था 241 फाइनेंशियल ईयर। याद आ रहा है? ये मैं तुमको एनुअल जनरल मीटिंग के समय पढ़ाया था। बरोबर है क्या? मेरे ख्याल से अब इतने ही डेफिनेशन हुए इस पे। अरे हाँ, तो एप्लीकेबिलिटी के लिए अपन ने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बरोबर है क्या? फिर फॉरेन कंपनी आई थी। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन था, फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, या तो इधर एट इट्स ओन, ठीक है, और थ्रू एजेंट, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो। बरोबर है क्या? और दूसरा था इसमें कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन एनी अदर मैनर इन इंडिया। बरोबर है क्या? फिर अपने पास क्या था? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन 211 कि बॉडी कॉर्पोरेट मींस, सॉरी, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फिर हम बढ़े थे प्राइवेट कंपनी में, सेक्शन 2 क्लॉज 68। बोला प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगा एज मे बी प्रिस्क्राइब। फिर लिखा था एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स। तीन रिस्ट्रिक्शन है। पहला, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। दूसरा क्या बोला? एक्सेप्ट ओपीसी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 200। तीसरा था प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। जो सेकेंड वाला पॉइंट था उसमें प्रोविजो है। प्रोविजो कहता है कि जॉइंट शेयर होल्डर shall be counted as one for the purpose of this clause। फिर बोला है कि persons who are in the employment of the company and person who were in the employment of the company and having membership during that employment ceased to be employment but continued the membership। इन दोनों ही पर्सन को हम 200 की गिनती में गिनेंगे ही नहीं, shall not be counted for the purpose of this clause। everybody are you with me? इसके बाद अपन बढ़े थे सेक्शन 2 क्लॉज 46 और 87 होल्डिंग सब्सिडरी पहले पढ़े थे। फिर पब्लिक कंपनी पढ़े थे। सेक्शन 2 क्लॉज 46 अपने को होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन देता है। कहता है होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग वन और मोर सब्सिडरी। क्या तुम मेरे साथ हो? दूसरा, फिर 287 अगर अपन पढ़ लिए सब्सिडरी तो अपना होल्डिंग अपने को समझ में आ जाएगा। तो उस पे लिखा है सब्सिडरी कंपनी के केस में कि सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी, यानी कि होल्डिंग कंपनी के नजरिए से सब्सिडरी कौन है?
तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अनदर कंपनी, यानी कि होल्डिंग कंपनी मींस एनी कंपनी, बराबर, इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब देखो जैसे मैंने 287 शुरू किया, स्टार्ट आप बोल ही नहीं पाए क्योंकि स्टार्ट ही टेक्निकल था, और स्टार्ट ही बोलना जरूरी है क्योंकि कल को मान लो आपको सब्सिडरी के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछता तो तुम कैसे फ्रेम करोगे क्वेश्चन, यही बोलोगे सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी इन विच होल्डिंग इज दिस दिस दिस। मजा नहीं आता, वो बड़ा डायरेक्ट हो जाता है, बड़ा जनरल हो जाता है, बरोबर है क्या? लॉ मेकर को चाहिए लॉ की लैंग्वेज। तो सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अनदर कंपनी मींस होल्डिंग कंपनी, मींस अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी controls the composition of the board of director, or in which holding company exercises or control more than one half of the total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary, यानी कि वो कंट्रोल या तो खुद का हो या तो अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके हो। तो उसके लिए स्टेटमेंट आता है ईदर एट इट्स ओन, ईदर यानी कि या तो खुद से, और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी। क्या तुम मेरे साथ हो? एवरीबॉडी आर विथ मी? तो ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी। अरे हाँ जी, चलिए, ये होने के बाद हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन थे इस पे, 3 एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन नंबर ए जो बोलता है वो बोलता है कि भाई जो कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना, वो या खुद का हो तो भी चलता, किसी और सब्सिडरी के साथ मिलके हो तो भी चलता। कॉम्पोजिशन ऑफ कंट्रोल का मतलब जब होल्डिंग कंपनी अपने डिस्क्रेशन में मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट और रिमूव करती, होल्डिंग किसको बोलते? कंट्रोल। और तीसरा एक्सप्लेनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां जहां पे भी कंपनी वर्ड यूज हो रहा है 287 के अंदर, यहां पे कंपनी विल इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट, तो वहां पे शब्द आता है द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये शब्द अपने को याद रहने चाहिए, बरोबर है क्या? तो 246 हुआ, 287 हुआ, क्या तुम मेरे साथ हो? फिर हमने पढ़ा था पब्लिक कंपनी, कि पब्लिक कंपनी 271 में, कि पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। फिर बोला है अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, या बोला कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, या सिंपल से बोलूं अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी will be deemed to be a public company even if it continues the restriction given in the article। बरोबर है क्या? आर्टिकल में भले रिस्ट्रिक्शन चलते रहे, लेकिन क्योंकि तुम किसकी सब्सिडरी हो, एक पब्लिक कंपनी की हो, तुमको डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाता है। एवरीबॉडी आर विथ मी? आर यू श्योर एवरीबॉडी? तो 246 हुआ, 287 हुआ, 271 हो गया। इसके बाद अपन बढ़े थे शायद लिमिटेड बाय गारंटी वारंटी वाले में, स्मॉल कंपनी। तो सेक्शन 2 क्लॉज क्या है? 85। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, बराबर है क्या? हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं बेटा, हैविंग अ, हाँ, other than public company of which paid up share capital does not exceed 50 lakh or such higher amount as may be prescribed by CG but not more than 10 करोड़। यानी कि सीजी भी अगर 50 लाख की लिमिट को कल को बढ़ाएगी तो 10 करोड़ के ऊपर बढ़ाएगी, तो हायर लिमिट अभी क्या प्रिस्क्राइब किया है? 2 करोड़। और उसके बाद लिखा है एंड turnover of which immediately preceding financial year does not exceed 2 crore or such higher amount as may be prescribed but that amount must not exceed 100 crores। तो उन्होंने कितना प्रिस्क्राइब किया? 20 करोड़। तो अभी एकदम कंक्लूजन में बोले तो स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जो पहली तो होनी चाहिए प्राइवेट, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 करोड़। भावनाओं को समझ रहे हो? 2 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, 20 करोड़ टर्नओवर। डज नॉट एक्सीड वर्ड यूज किया, टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, पेड अप शेयर कैपिटल करेंट ईयर का। अरे हाँ कि ना? सेक्शन 2 क्लॉज 85 तीन कंपनियों पे नहीं लगता, होल्डिंग सब्सिडरी, सेक्शन 8 और ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के द्वारा बनी हुई है। एवरीबॉडी आर विथ मी? फिर अपने पास 221 है, 22 है और 92 है।
21 बोलता है लिमिटेड बाय गारंटी, 22 बोलता है लिमिटेड बाय शेयर्स, 92 बोलता है अनलिमिटेड कंपनी। लाइबिलिटी तीनों ही कंपनी की क्या है? अनलिमिटेड है। एवरीबॉडी आर यू विद मी? इट इज अबाउट मेंबर्स। 221 में लिमिटेड बाय गारंटी यानी कि द अमाउंट विच मेंबर अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। तो जितना उसने प्रॉमिस किया, जितना उसने गारंटी की है, उसकी लायबिलिटी उतने से क्या रहेगी? लिमिटेड। फिर 222 में लिमिटेड बाय शेयर्स है, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर विल बी लिमिटेड अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि लिमिटेड बाय शेयर्स है और एक में लिमिटेड बाय गारंटी यानी कि लायबिलिटी लिमिटेड है। ये कॉमन पॉइंट है। डिफरेंस दोनों में ये है कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो कंपनी चाहे वाइंड अप में हो चाहे गोइंग कंसर्न हो, दोनों ही केस में क्या हो सकता है? कॉल किया जा सकता है, लायबिलिटी मंगाई जा सकती है। लेकिन अगर कंपनी कौन सी है? गारंटी वाली है, तो गारंटी वाली कंपनी के केस में क्या होने वाला है? सिर्फ वाइंडिंग अप के समय ही आपको बुलाया जाएगा। एवरीबॉडी आर विद मी? चलिए, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो हो गया 221, 222 और एक अपना क्या है? 92। 92 में क्या बोला है? द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर विल बी अनलिमिटेड। क्या तुम मेरे साथ हो? तो 221 हो गया, 222 हो गया, 292 हो गया, बरोबर है क्या? इसके बाद हम पढ़े थे 26 एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी मींस अ कंपनी इन रिलेशन, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू एनी अनदर कंपनी, मींस अ company in which another company have significance influence। significance influence दो प्रकार से है, at least 20% control of total voting power, या तो कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इज बिजनेस डिसीजन। बीच में और लिखा है, यानी कि वोटिंग राइट का कंट्रोल नहीं भी है, बिजनेस डिसीजन को कंट्रोल और पार्टिसिपेट कर रहे हो तो भी तुम एसोसिएट कहलाओगे। इसके अंदर जॉइंट वेंचर इंक्लूड होगा और होल्डिंग सब्सिडरी एक्सक्लूड होगा। एवरीबॉडी आर विद मी? तो 26 हो गया। फिर अपने पास है 241 फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एनी कंपनी मींस अ पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च एवरी ईयर। एवरीबॉडी आर विद मी? हाँ कि ना? बट इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1st January, financial year will be a period ending on 31st day of March of the following year। everybody are with me? इतने ही डेफिनेशन हमने पढ़ के लिए हैं, फिर तो जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे। हाँ कि ना? अब ये होने के बाद अपन मूव ऑन करते हैं किधर? चैप्टर नंबर 7 हमने शुरू किया था, अति का महत्वपूर्ण है, 96 से शुरू होता है, सॉरी 88 से शुरू होता है और 122 तक जाता है। सेक्शन चेक कर ले पहले। चलिए, खोलना मत, बुक मत खोलो। कोई मतलब है क्या रिवीजन अगर अपन देख के करेंगे? रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब क्या होता है? बिना देखे करने का सारी चीजें। 88 से अपन ने शुरुआत की है, मतलब शुरुआत तो अपन ने 103 से की थी, बट जब अपन सेक्शन का रिवीजन करेंगे तो अपन लाइन दर लाइन करेंगे। हाँ कि ना? सेक्शन 88 की बात करूं तो 88 बात करता है रजिस्टर ऑफ मेंबर की। 89 बात करूं तो डिक्लेरेशन की बात करता है। याद आ रहा है? डिक्लेरेशन, रजिस्टर्ड ओनर डिक्लेयर करता है बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियल ओनर डिक्लेयर करता है रजिस्टर्ड ओनर। 4, 5 और 6, एमजीटी 4, 5, 6, 4 और 5 पर्सन के लिए, 6 किसके लिए? कंपनी के लिए। दोनों तीनों के लिए कितना दिन का टाइम रहेगा? 30 दिन का। क्या तुम मेरे साथ हो? अरे हाँ। तो 88 हो गया, 89 हो गया, फिर आ जाओ 91 पे। क्या 91 तुम मेरे से पढ़े हो क्या? 91 एक्चुअल में ओमिटेड है, जीवन से ही हटा दिया गया है कंपनीज एक्ट के, बरोबर है क्या? तो 88 में क्या है? रजिस्टर ऑफ मेंबर। 89 में क्या है? डिक्लेरेशन। 90 फिलहाल हमने स्किप किया है, और जो 91 है ना, 91 को किसने कर दिया है? ओमिट। नहीं, 91 ओमिट नहीं हुआ है। 91 में तो पावर ऑफ क्लोजर है, पावर ऑफ क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर और डिबेंचर। हाँ कि ना? एक बार में 30 दिन, मैक्सिमम कितना? 45 दिन। एक बार में 30, लेकिन पूरे साल में कितना? 45। तो 91 पावर ऑफ क्लोजर हो गया, 92 क्या हो गया? एनुअल रिटर्न हो गया। 93 जो है ना वो ओमिट हो चुका है। 93 में पहले आपको बताना रहता था कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कितनी है कंपनी के अंदर, बरोबर है। और 94 जो है वो प्लेस ऑफ कीपिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर है और उसका इंस्पेक्शन है। तो 94 याद आ रहा है किधर रखते रजिस्टर ऑफ मेंबर? या तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में
या तो रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सिटी टाउन विलेज में वहां कहीं रखना है, या तो ऐसी जगह रखना है जहां पे मोर देन 1/10 है, तो एसआर पास करना पड़ता है। यही चीज 94 पे है। और 95 बात करता है जो भी रजिस्टर आपने बनाया है ना, उसको हम एविडेंस के तौर पे मानेंगे कंपनीज एक्ट के अंदर, तो वो मतलब ऐसे ही बोगस सेक्शन है, बरोबर है क्या? तो टोटल स्टार्टिंग के सेक्शन एक बार रिपीट करो। 88 में क्या है? रजिस्टर ऑफ मेंबर। 89 में क्या है? डिक्लेरेशन। 90 स्किप किया अपन ने। 91 में क्या है? पावर ऑफ क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। अरे हाँ कि ना? 92 एनुअल रिटर्न। 93 ओमिट हो चुका है। 94 क्या है? प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर ऑफ मेंबर और उसका इंस्पेक्शन। और 95 बोलता है कि जो भी आपने रजिस्टर मेंटेन किया अपन उसको क्या मानेंगे? एविडेंस मानेंगे, बरोबर है क्या? फिर 96 से तो अपने को वैसे ही सेक्शन याद है, लेकिन स्टार्टिंग के अपन भूलेंगे बोल के मैं पहले ही याद दिला रहा हूं। 88 में क्या है? रजिस्टर ऑफ मेंबर। 89 में क्या है? डिक्लेरेशन। 18 फिर 90 छोड़ेंगे। 91 में पावर ऑफ क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर और डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, हाँ कि ना? फिर 92 में क्या है? एनुअल रिटर्न। 93 क्या हो गया? ओमिट। 94 बोल रहा है प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर ऑफ मेंबर और उसका इंस्पेक्शन। 95 बोलता है जो जो तुमने रजिस्टर बनाया हम उनको मानेंगे एविडेंस। 96 से अपने को मुंह जुबानी याद रहेगा। 96 में अपने पास क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग है, बरोबर। 97 में पावर ऑफ ट्राइब्यूनल है टू कॉल एजीएम। फिर 98 में पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल ईजीएम। और 99 बोलता है कि 96, 97 और 98 का अगर डिफॉल्ट करोगे तो पेनाल्टी है फ्लैट, जो 1 लाख तक जा सकती है, और हर दिन का कितना? 5000। अरे हाँ कि ना? उसके बाद 100 है ईजीएम, 101 नोटिस, 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, 103 कोरम, 104 चेयरमैन, 105 प्रॉक्सी, 106 रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, 107 शो ऑफ हैंड्स। जब तक पोल डिमांड नहीं होगा तब तक क्या होगा? शो ऑफ हैंड्स। उसके बाद 108 वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस या ई वोटिंग बोल लो। 109 डिमांड फॉर पोल। 110 पोस्टल बैलेट। 111 सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। 112 में प्रेसिडेंट और गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव। 113 में कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव। 114 में ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन। 115 रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। अरे हाँ। 116 क्या? 116 में रिजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न मीटिंग। एवरीबॉडी आर विद मी? और 117 रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद आरओसी। 118 मिनट्स। 119 उसका इंस्पेक्शन। 120 उसको इलेक्ट्रॉनिक में भी बना सकते हैं। 121 रिपोर्ट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग बाय लिस्टेड पब्लिक कंपनी। और 122 ओपीसी के ऊपर कौन कौन से सेक्शन लगते हैं कि नहीं लगते वो बताता है। वैसे तो बताया 98 से लेके 111, एक्चुअल में 96 से लेके 111 तक लगता नहीं, बरोबर है। अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर सेक्शन चला है, अंदर की चीजें बाकी है। पूरा पूरा रिवाइज करवाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। मैं पूरा अपना दायित्व बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा तुम्हारा फैजल, ठीक है? तो 88 में पहले क्या है बेटा? रजिस्टर ऑफ मेंबर है। रजिस्टर ऑफ मेंबर और अदर सिक्योरिटी होल्डर है। तो 88 में बोला है कि मेंबर के लिए कौन सा फॉर्मेट है? MGT 1। और अदर सिक्योरिटी है तो कौन सा? MGT 2। और ऐसी कंपनी जिसका कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है उसके लिए कौन सा? प्रिस्क्राइब डिटेल है उसके लिए। उसके लिए नाम, उसका पता, उसका ईमेल आईडी, उसका पैन, उसकी नेशनैलिटी, और अगर माइनर है तो उसके गार्डियन का नाम, डेट ऑफ बिकमिंग मेंबर और डेट ऑफ सेसेशन ऑफ मेंबर। अरे हाँ कि ना? एंट्री कितने दिन में हो जानी चाहिए रजिस्टर में? 7 दिन। कहां से 7 दिन? जब से बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास करके अप्रूवल दिया है। अरे हाँ कि ना? क्या तुम मेरे साथ हो? क्या इंडेक्स बनाना जरूरी है रजिस्टर ऑफ मेंबर का? हाँ, अगर अप टू 49 मेंबर है तो ऑप्शनल, लेकिन 50 और मोर है तो कंपलसरी आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए फॉरेन में आपके लोग बाग रहते हैं, मेंबर रहते हैं, तो क्या फॉरेन रजिस्टर बना सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए अपने को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या आर्टिकल में हमको अथॉरिटी है क्या। और अगर आप रजिस्टर ओपन करते हो फॉरेन में, या उसका एड्रेस चेंज करते हो, या डिसकंटिन्यू करते हो फॉर्म नंबर MGT 3 में,
ओपनिंग से, चेंज ऑफ एड्रेस से और डिसकंटिन्यू, एमजीटी 3 है। 5 बेटा उसका है डिक्लेरेशन में, 4 5 6 उधर आता है, 3 है एमजीटी 3। किसको बताना है? आरओसी को। हर सिचुएशन में कितने दिन में? 30 दिन। और उस फॉरेन रजिस्टर को प्रिंसिपल रजिस्टर का पार्ट माना जाएगा। जो एंट्री आप वहां करोगे 15 दिन में, वही एंट्री यहां आनी चाहिए। अरे हाँ कि ना? एवरीबॉडी आर विद मी? अब 88 के बाद 89 था। 89 में क्या बोला? डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन कौन देगा? रजिस्टर्ड ओनर देगा कि भाई मैं रजिस्टर्ड ओनर हूं, ये बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी ओनर देगा कि भाई मैं बेनिफिशियरी हूं, ये रजिस्टर्ड ओनर है। रजिस्टर्ड ओनर के लिए फॉर्म नंबर 4, बेनिफिशियल ओनर के लिए फॉर्म नंबर 5। ये दोनों बताएंगे कंपनी, कंपनी बताएगी आरओसी को, फॉर्म नंबर एमजीटी 6। तीनों की ही लिमिट कितनी है? 30 दिन। अरे हाँ, क्या तुम मेरे साथ हो? नहीं बताओगे तो पेनाल्टी है। अच्छा, मान लो रजिस्टर्ड ओनर चेंज होता है, मान लो बेनिफिशियल ओनर चेंज होता है, तो चेंज होता है तो सेम फॉर्म में सेम दिन में बता के लेना है। अरे हाँ कि ना जी? चलिए, ये होने के बाद 90 था। 90 क्या बोलता है अपने को? स्किप करने के लिए बोल रहा है फिलहाल। 91 क्या बोल रहा है? 91 पावर ऑफ कंपनी टू क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर, हाँ कि ना? तो बोले कंपनी चाहे तो रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज कर सकती। क्यों करती? ये भी बताया था। क्यों करती है? उसको डिसाइड करना पड़ता है भाई नोटिस किसको देना है, हाँ कि ना? तो इसीलिए क्लोज करते हैं। एक बार में कितने दिन क्लोज कर सकते हैं? 30। पूरे साल में कितना? 45 दिन, हाँ कि ना? यानी कि 15 15 15 करके 45 कर लो। एक बार में 30 से ज्यादा तो नहीं होने वाला। 30 + 15 कर लो, वो भी चलेगा। बंद करने के कम से कम कितने दिन पहले? 7 दिन पहले। किधर देना है अपने को? पब्लिक न्यूज़पेपर में देना है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर लैंग्वेज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, जो सर्कुलेशन हो जिसका उस डिस्ट्रिक्ट में जहां पे कंपनी का आरओ है। प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन है, बोले तुम पब्लिक में क्या ये एडवर्टाइजमेंट करो मत, तुम इंडिविजुअल 7 दिन पहले नोटिस दे देना तो भी चलेगा। फिर पेनल प्रोविजन है कि अगर 30 दिन से ज्यादा क्लोज कर दिए एक बार में, साल में 45 दिन से ज्यादा कर दिए, बिना नोटिस के अगर तुमने क्लोज कर दिया तो पेनल प्रोविजन है। 88 हो गया, 88 हो गया, 89 हो गया, 91 हो गया, 92 क्या बोल रहा है? एनुअल रिटर्न। सारी कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। अरे होता है, एनुअल रिटर्न सारी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता? 92। अरे गोगा लोग, एनुअल रिटर्न है। एनुअल, एनुअल यानी कि सालाना रिटर्न हर कंपनी को देना है, चाहे ओपीसी हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो। कितने दिन में देना होता है? एजीएम के 60 दिन में। और एजीएम अगर नहीं हुई तो बोले जब एजीएम हो जानी चाहिए थी वहां से 60 दिन। मान लो आपने एजीएम 1 सितंबर को करी, 1 सितंबर को एजीएम हुई नहीं, हाँ कि ना? कब तक हो जानी चाहिए एजीएम? 30 सितंबर। अगर हो गई तो 1 सितंबर से 60 दिन, नहीं हुई तो कब हो जानी चाहिए थी? 30। तो 30 दिन से कितना? 30 सितंबर से कितना? 60 दिन, हाँ कि ना? कौन से फॉर्म में दोगे? एमजीटी 7, याद आ रहा है? और अगर ओपीसी और स्मॉल कंपनी है तो एमजीटी 7A, याद आ रहा है? साइन कौन करेगा? तो बोले अगर नॉर्मल कंपनी है, ओपीसी नहीं है, स्मॉल कंपनी नहीं है, लिस्टेड कंपनी नहीं है, ऐसी अनलिस्टेड कंपनी नहीं जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 10 करोड़, और टर्नओवर कितना था? 100 करोड़ बोला था कुछ याद नहीं है। जय माता दी, लेट्स रॉक चल रहा है एकदम, हाँ कि ना? बेटा ये जो छोटी छोटी बात पूछ रहा हूँ ना, फॉर्म क्या, लिमिट कैसा है, ये सारा कुछ तुम्हारे को एमसीक्यू में पूछता है, 1-1 मार्क्स में। अभी से रिवाइज करोगे तो अंत तक याद रहेगा, नहीं तो जय माता दी लेट्स रॉक रहेगा, वहीं पे 1-2 का 4, 4-2 का 1 चलते रहेगा ऑफलाइन एग्जाम में, बरोबर है? अरे हाँ, अब ऑफलाइन हो भी रहा है कि नहीं पता। तो साइन की अगर बात करूं तो कंपनी अगर कौन सी है? नॉर्मल है। अरे नॉर्मल है, नॉर्मल कंपनी के केस में बोला कौन साइन करेगा? बोले एक डायरेक्टर और एक सीएस, और सीएस नहीं है तो सीएस इन प्रैक्टिस। और स्मॉल कंपनी और ओपीसी तो बोले सीएस साइन करेगा, बोले सीएस नहीं है तो फिर डायरेक्टर साइन करेगा। फिर क्या बोला था? अगर लिस्टेड कंपनी है, हाँ कि ना? और अगर ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, कैसी? अरे कैसी? दिखाता हूं, ऐसी अनलिस्टेड कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ और टर्नओवर मिनिमम 50 करोड़, तो डायरेक्टर और सीएस तो साइन करेगा ही। सीएस नहीं है तो सीएस इन प्रैक्टिस साइन करेगा। और साथ साथ में इनको कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है एमजीटी 8 में, वो भी कंपनी सेक्रेटरी इन
प्रैक्टिस से, जो बताता है कि एनुअल रिटर्न में जितनी बातें कंपनी ने बताई है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है और कंपनी ने सारे लॉ जो उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उसने कंप्लाई किए हैं। हाँ कि ना? 93 क्या हो गया है? ओमिट। हाँ कि ना? 94 अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लेस ऑफ कीपिंग, रजिस्टर ऑफ मेंबर और उसका इंस्पेक्शन। 95 बात करता है किसकी? एविडेंस की। फिर आता है 96 बात करता है एजीएम। एजीएम पहली वाली फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से कि पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से? पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 9 महीने, और पहले के बाद जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी एंड सो ऑन है 6 महीने। हाँ कि ना? एक चीज आपको ध्यान रखना है, कहां? जब अगर अपन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी एंड सो ऑन मीटिंग की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 6 महीने, लेकिन लास्ट एजीएम से 15 महीने, दोनों में से जो भी पहले होगा वहां से आपको एजीएम करनी है। एक्सटेंशन मिल सकता है क्या आरओसी से? कौन सी? पहले वाली के लिए मिल जाएगा, पहले के लिए नहीं, दूसरे के लिए मिलेगा। दूसरे एंड सो ऑन के लिए कितने महीने का? नॉट एक्सीडिंग 3 महीने। 3 महीने बोलने से पूरा 3 महीने होता है। कौन सा फॉर्म में अप्लाई करना है? जीएनएल 1 में। याद आ रहा है? पहले वाले के लिए कोई एक्सटेंशन मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल करेक्ट बात है। अरे हाँ, कौन सी जगह, कौन से समय और कौन से दिन करना है? तो बोले जगह तो रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस या तो विद इन द सिटी टाउन विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। अनलिस्टेड कंपनी है, सारे मेंबर की कंसेंट एडवांस में लो या तो ई वोटिंग में लो और पूरे इंडिया में कहीं पे भी कर लो। अरे हाँ, समय बोलेंगे तो 9 से 6 बिजनेस आवर, और दिन बोलेंगे तो कोई सा भी दिन, पब्लिक हॉलिडे को छोड़ के कि नेशनल हॉलिडे को छोड़ के। पब्लिक हॉलिडे में दोनों आता है, संडे भी आता और नेशनल हॉलिडे भी आता। तो संडे अगर नेशनल हॉलिडे नहीं है तो हो सकती है, बरोबर है, क्योंकि पब्लिक वर्ड थोड़ा और जनरल हो जाता है, नेशनल हॉलिडे थोड़ा सा स्पेसिफिक है। नेशनल हॉलिडे वैसे ही पब्लिक है, लेकिन पब्लिक में संडे भी आ जाता है। अरे हाँ कि ना जी? तो चलो ये हो गया। फिर अपने पास 97 है, कोई मतलब नहीं उसका। 98 हो गया, 99 हो गया, 100। ईजीएम में 2 पावर है, बोर्ड या तो खुद बुला ले, में लिखा है एक जगह, शेल लिखा है। में तो कोई दिक्कत नहीं, शेल में अगर चाहिए तो शेल में कौन रिक्वेस्ट करनी, यानी कि शेल मतलब बोर्ड बाध्य हो जाएगा, उसको बुलाना ही पड़ेगा ईजीएम। लेकिन किसकी रिक्वेस्ट में? तो बोले अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो कम से कम उतने मेंबर रिक्वेस्ट करेंगे जिनके पास कम से कम 1/10 है टोटल शेयर कैपिटल का, और उस 1/10 में वोटिंग राइट भी है। हाँ कि ना? जैसे कि मान लो आपने रखा है लेकिन तुमने पे नहीं किया तो तुम्हारे को वोट करने का हक नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। हाँ कि ना? तो तुम नहीं बुला सकते। और कंपनी का नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो टोटल वोटिंग पावर का कम से कम क्या होना चाहिए? 1/10। किसी एक व्यक्ति के पास भी होगा तो भी चलेगा। ये व्यक्ति लोग मिलके जब बोर्ड को रिक्वेस्ट करेंगे तो बोर्ड बाउंड है, उनको ईजीएम बुलानी पड़ेगी। क्या तुम मेरे साथ हो? ठीक है। और जब ये करेंगे तो इनकी रिक्वेस्ट वैलिड होनी चाहिए, मैटर्स फॉर द कंसीडरेशन बताना पड़ेगा, साइन होना चाहिए सारे रिक्वेजिशन का, और ये रिक्वेस्ट जानी चाहिए कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। जैसे ही वैलिड रिक्वेस्ट बोर्ड को मिलती है वहां से बोर्ड को 21 दिन के अंदर प्रोसीड करना है कि भाई हम मीटिंग बुलाना चाहते हैं। अगर बोर्ड प्रोसीड नहीं करता 21 दिन में तो वहीं से 45 दिन, हाँ कि ना, यानी कि अगले 24 दिन में मेंबर नहीं, रिक्वेजिनस खुद मीटिंग बुलाएंगे। लेकिन बुलाएंगे तो कब तक उनकी मीटिंग हो जानी चाहिए? तो बोले रिक्वेस्ट से 3 महीने के अंदर हो जाएगी। और जो भी रीजनेबल एक्सपेंस होगा ना, अंडा, चिकन, मुर्गा ये सब खाए तुम, वहां दारू पिए तो उसका खर्चा कंपनी देने वाली, सिर्फ खाना खाना, चाय स्नैक्स का खर्चा देगी, यानी कि रीजनेबल एक्सपेंस देगी। कंपनी क्या करेगी? रिम्बर्स किसके खाते से काटेगी? डिफॉल्टिंग डायरेक्टर की फीस से काट लेगी। अरे हाँ कि ना जी? यहां तक क्लियर? कहां पे हो सकती ईजीएम? पूरे भारत में कहीं पे भी कर लो। ये तो पब्लिक हॉलिडे में भी, नेशनल हॉलिडे में भी कर सकते हो तुम, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? अरे ईजीएम है ये तो कहीं पे भी कभी भी, कोई टाइम नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, कोई दिन नहीं है, जहां करना है वहां करो। क्या तुम मेरे साथ हो? क्या तुम मेरे साथ हो? लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसकी मीटिंग तुम पूरे वर्ल्ड में कर सकते हो, ईजीएम। ऐसी सब्सिडरी कंपनी जो इंडिया में है, जो कि होली है, सब्सिडरी होली ऑन सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, करो डैश नाचो तुम, पूरा इंडिया के क्या, तुम भारत के क्या, तुम पूरे विश्व में जहां करना है
वहां करो। क्या तुम मेरे साथ हो? ये था ईजीएम के बारे से। 101 बात करता है क्या? नोटिस। नोटिस बोल रहा है 101 में बोले कम से कम 21 क्लियर डेज, हाँ कि ना, नोटिस जाना चाहिए। यानी कि डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस और डेट ऑफ मीटिंग के बीच में कम से कम 21 क्लियर डेज होना चाहिए। यही अगर आप पोस्ट से भेजोगे तो रूल 35(6) क्या बोलता है कि भाई जब से आपने नोटिस को क्या किया, पोस्ट, वहां से आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 48 आवर्स आप सर्विंग ऑफ नोटिस मानना। अरे हाँ कि ना? क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ। अब यही 14 दिन है। सेक्शन 8 कंपनी को आपको 21 क्लियर डेज की जगह 14 क्लियर डेज में भी चलेगा। किसको किसको नोटिस भेजते हो? मेंबर को, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, हाँ कि ना, या तो उसके लिए अगर कोई लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया तो उसको, डायरेक्टर को, और किसको? ऑडिटर को, हाँ कि ना। अब शॉर्टर नोटिस में भी बुला सकते हो क्या मीटिंग? बोले हाँ। कैसे? बोले कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, अगर शेयर कैपिटल वाली सॉरी एजीएम है अगर, तो एजीएम अगर है तो कम से कम 95% मेंबर का कंसेंट ले लो, जिसको वोट करने का हक है, एंटाइटल टू वोट होना चाहिए। ये एजीएम के लिए। अगर मैं बात करूं एजीएम को छोड़ के बाकी मीटिंग, तो उसमें दो क्राइटेरिया, क्या कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, क्या कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है। अगर शेयर कैपिटल है तो पहले मेजॉरिटी, पूरे मेंबर जो है उनका मेजॉरिटी, और उन मेजॉरिटी के पास होना चाहिए 95% शेयर कैपिटल, जिसमें होना चाहिए वोटिंग। और अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली नहीं तो 95% वोटिंग राइट वाले। अरे हाँ, इनकी कंसेंट ले लो, तुम 2 दिन पहले नोटिस दो, अरे तुम 1 दिन पहले दो, शॉर्टर नोटिस कैन बी 1 दिन वाला। अरे तुम 1 घंटे के बाद बोल दो अभी मीटिंग है, आना है करके, कहीं स्पेसिफाई तो किया नहीं है। अरे हाँ, अगर एक्सीडेंटल ओमिशन हो जाता है किसी को नोटिस भेजने से तो क्या मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी? डेलिब्रेट ओमिशन से इनवैलिड होगी, एक्सीडेंटल ओमिशन से इनवैलिड होने वाली नहीं है। बरोबर है क्या? ये हो गया 101। अब आते हैं अपन 102 में। 102 बोलता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है, तो उस पे सबसेक्शन 1 बोलता है कि सबसेक्शन 2 के अंदर जो स्पेशल बिजनेस बताया ना, उसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना। और सबसेक्शन 2 बोलता है 4 बिजनेस देख लो, कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, और चौथा अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। ये 4 ऑर्डिनरी छोड़ के सब क्या है? स्पेशल। और ये 4 ऑर्डिनरी एजीएम में ही होंगे। ईजीएम में जितने होंगे वो क्या होंगे? डीम स्पेशल। जब मैं बोल रहा हूं 4 एजीएम में होंगे, यानी कि ईजीएम में अगर हो ही नहीं सकते तो 4 को छोड़ के जो ईजीएम में होंगे क्या होंगे? डीम्ड स्पेशल। तो जितने भी स्पेशल बिजनेस हैं, हाँ कि ना, मान लो एजीएम में 4 ऑर्डिनरी बिजनेस तो हो ही रहे हैं, 4 स्पेशल भी हैं, तो ऑर्डिनरी को छोड़ो, जो 4 स्पेशल है ना उनके लिए क्या भेजो? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एजीएम के अंदर ऑर्डिनरी बिजनेस तो होगा ही होगा, साथ में स्पेशल भी होगा। ईजीएम के अंदर जो होगा वो सब क्या होगा? स्पेशल। यानी कि ईजीएम हो रही तो तुम्हारे नोटिस में तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाना ही मांगता, और अगर एजीएम हो रही है तो यहां देखो कि क्या स्पेशल एक भी है, तो उस एक के लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, हाँ कि ना। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप बताओगे, नेचर बताओगे, कंसर्न बताओगे, इंटरेस्ट बताओगे, डायरेक्टर का, मैनेजर का, केएमपी का, शेयर होल्डर को बताओगे, ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले पाए। और अगर बिजनेस ऐसा है जिसमें अपनी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ ट्रांजैक्ट कर रही है और अपनी कंपनी के केएमपी, मैनेजर, डायरेक्टर का मिला के कम से कम 2% उधर है, ये भी बताना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना? नहीं बताओगे और कर लिए तो भैया जो पैसा आपने कमाया उसको ट्रस्ट पे रखना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन अलग देना पड़ेगा, पेनाल्टी अलग लगेगी। ये हो गया 102। 103 में अपने पास क्या है? कोरम। कोरम की तो शुरुआत ही यही होती है, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर, हाँ कि ना। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कम से कम 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, और पब्लिक कंपनी में देखेंगे एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग कितने मेंबर हैं। अगर अप टू 1000 है 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 1000 के ऊपर है लेकिन 5000 तक है 15, 5000 के ऊपर है तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। लेकिन इसके पहले क्या देखना है? आर्टिकल। अरे हाँ, और मान लो अगर कोरम नहीं आता है तो नॉर्मल परिस्थिति में एडजर्न सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, नेक्स्ट वीक, या तो अदर डे, अदर टाइम, अदर प्लेस एज द बोर्ड में डिसाइड। दोनों ही केस में तुमको कम से कम 3 दिन का नोटिस देना है। कल ही डिसाइड कर लियो एडजर्न करना, तो जैसा पॉसिबल है वैसा देना है। अरे हाँ कि ना? लेकिन एडजर्न मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं आता है तो क्या होगा? मेंबर्स प्रेजेंट हो कोरम,
रिक्विजिनिस्ट ने मीटिंग बुलाई और साले खुद नहीं आ रहे तो कैंसल, लेकिन बोर्ड ने बुलाई है तो फिर एडजन होगी। रिक्विजिनिस्ट में कैंसल, बोर्ड ने बुलाई है तो एडजन। अरे हाँ कि ना, क्या तुम मेरे साथ हो? ठीक है, ये होने के बाद अपन बढ़े थे 104 पे। कौन होगा बेटा चेयरमैन? तो बोले पहले तो अपन देखते हैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 का पैरा नंबर 5। वो क्या बोलता है? जो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन होगा वही किसका चेयरमैन होगा? जनरल मीटिंग का। बोले अगर बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन जनरल मीटिंग के टाइम से 15 मिनट में नहीं आता, या आता है लेकिन चेयर लेना नहीं चाहता, तो बोले जितने भी डायरेक्टर प्रेजेंट है वो अपने में से एक को बनाएंगे क्या? चेयरमैन। लेकिन बोले कोई भी नहीं आया डायरेक्टर 15 मिनट में, या आए हैं तो चेयर लेना नहीं चाहते, तो बोले अब आर्टिकल देखो, और आर्टिकल अगर साइलेंट है तो अब बोले जो मेंबर प्रेजेंट है वो अपने में से एक व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे शो ऑफ हैंड्स के द्वारा। अरे हाँ कि ना, क्या तुम मेरे साथ हो? ठीक है। और अगर मान लो चेयरमैन के लिए पोल डिमांड हो जाता है, हाँ कि ना, तो उस परिस्थिति में जो व्यक्ति शो ऑफ हैंड से चेयरमैन बना है ना, वो तब तक चेयरमैन कंटिन्यू करेगा जब तक पोल से कोई दूसरा अपॉइंट नहीं हो जाता। अरे हाँ कि ना, ये हो गया 104। 104 के बाद अपने पास क्या 105 है। 105 में क्या लिखा है? प्रॉक्सी। प्रॉक्सी में बहुत अच्छी बात है कि any member of the company who is entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint any other person as proxy who will attend and vote on his behalf। इसमें तुम गंगू भाई को भी बना सकते हो क्या? प्रॉक्सी। लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो कोई दूसरा मेंबर ही क्या बनेगा? प्रॉक्सी। एक व्यक्ति कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है? बोले 50 लोगों का, हाँ कि ना। लेकिन यहाँ पे दो लिमिट है, दोनों में से कोई भी एक टच हो गई तो आपको प्रॉक्सीशिप छोड़ना पड़ सकता है। जैसे कि क्या बोला कि भाई 50 मेंबर के तुम प्रॉक्सी बन सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना उन सबका 50 का मिला के 10% ऑफ द वोटिंग राइट से ज्यादा होना, किसी एक ही व्यक्ति का 10% से ज्यादा, तो बोले फिर सिर्फ उसका ही प्रॉक्सी बनो और किसी का मत बनो। कंपनी में अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो वो कंपनी में प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं होगा जब तक आर्टिकल बोलता नहीं कि अपॉइंट करना है। अब आर्टिकल बोल दिया तो जाके मुंह ताकेगा। अरे हाँ कि ना। एमजीटी कौन सा फॉर्म है बेटा? 11। प्रॉक्सी के लिए कौन सा फॉर्म है? एमजीटी 11। कितने घंटे पहले डिपॉजिट करना है? और अगर आर्टिकल में 100 घंटे पहले लिखा है तो मानेंगे क्या उसको? नहीं मानेंगे। बोले भाड़ में जाए, आर्टिकल कुछ भी लिखा है, ये एक्ट खुद बोल रहा है 48 घंटे पहले दे दो तो चलेगा। एक व्यक्ति ने दो प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, तो बोले जो लेटेस्ट होगा और जो इन टाइम होगा वो क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। एवरीबॉडी आर विद मी? ये था 105। फिर अपने पास है 106, रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट। सिर्फ दो ही ग्राउंड में आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। पहला क्या? अगर कॉल्स इन अरियर है, और कॉल्स इन अरियर कैसा? जो प्रेजेंटली पेबल है। याद आ रहा है कीवर्ड प्रेजेंटली पेबल। और दूसरा है कि अगर कंपनी ने क्या एक्सरसाइज करके रखा है? लीन एक्सरसाइज करके रखा है। किस पे? शेयर्स पे। ये दो ही ग्राउंड है, और ये दोनों ग्राउंड कंपनी के आर्टिकल पे होने चाहिए। अगर मान लो सिर्फ अनपेड शेयर्स पे रिस्ट्रिक्ट करोगे ऐसा लिखा है, तो लीन पे फिर रिस्ट्रिक्ट कर नहीं सकते। यही दो ग्राउंड, और दोनों ग्राउंड आर्टिकल में होने चाहिए। क्या तुम मेरे साथ हो? अरे हाँ, एवरीबॉडी आर विथ मी? ठीक है। क्या प्राइवेट कंपनी ऐसा डाल सकती कि 15 मिनट कोई मेंबर लेट आया तो हम उसका रिस्ट्रिक्ट कर देंगे वोटिंग राइट? नहीं डाल सकते ऐसा। उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, सेक्शन 101 से लेके 107 और 109 प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल होता ही अगर आर्टिकल अदरवाइज उनका बोलता है। तो वो चाहे तो आर्टिकल में अगर लिख देंगे तो हो जाएगा। बरोबर है? बड़ी सड़ी सड़ी सी बात है जो तुम भूले हुए हो। बरोबर है क्या? ये हो गया 106। 107 बोलता है वोटिंग हमेशा शो ऑफ हैंड से होगी अनलेस पोल इज डिमांडेड। एवरीबॉडी आर विद मी? और पोल डिमांड कब हो सकता है? तो ये 109 पे लिखा है, ऑन और बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय शो ऑफ हैंड। पोल कभी भी डिमांड हो सकता है। डिमांड करने का पावर एक तो चेयरमैन को खुद है, और दूसरा पावर होता है मेंबर को। बोले मेंबर जिसके पास कम से कम और शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट। नहीं है 1/10, कम से कम 5 लाख पेड अप है, चलेगा। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 कम से कम क्या होना चाहिए? वोटिंग पावर। या तो चेयरमैन करेगा या तो मेंबर करेगा। क्या रिक्वेस्ट करता है वो? अरे हाँ कि ना। तो अगर मेंबर क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट। मेंबर क्या कर रहा है बोलो?
मेंबर रिक्वेस्ट करेगा तो चेयरमैन क्या करेगा, ऑर्डर करता है। बरोबर है क्या कि भाई हमको क्या करना है, पोल से करना है। और उधर पोल में भी याद करो, अगर एडजर्न मीटिंग के लिए पोल हो रहा है या चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए पोल हो रहा है, वो तत्काल प्रभाव से लिया जाएगा और बाकी मैटर को जब से डिमांड हुआ है उसके 48 घंटे से किया जाएगा। एवरीबॉडी आर यू विद मी? ये था 107 हो गया, 109 हो गया, अब 108 है। 108 बात करता है वोटिंग की। ये कंपनी किस कंपनी में लगता है, बोले हर वो कंपनी जिसके क्या लिस्टेड है, इक्विटी शेयर लिस्टेड है, और वो हर वो कंपनी जिसके कम से कम 1000 मेंबर है। तो ऐसा नहीं है कि जो जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड और जिसके कम से कम 1000 है उस पे दोनों सेटिस्फाई नहीं करना है, दोनों अलग है। एवरी कंपनी शब्द यूज किया है, तो हर वो कंपनी जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड है, भले 1000 मेंबर नहीं है, एप्लीकेबल है। हर वो कंपनी जिसके कम से कम 1000 मेंबर है, इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, फिर भी एप्लीकेबल है। अरे हाँ के ना? और यहां पे हम रिमोट ई वोटिंग की बात कर रहे हैं। ई वोटिंग दो प्रकार की होती है, एक मीटिंग में आके जो बूथ में करते हैं, और एक घर से करते हैं जिसको बोलते हैं रिमोट ई वोटिंग अवे फ्रॉम सोर्स। क्या तुम मेरे साथ हो? नोटिस देना पड़ता है किसको, मेंबर को, ऑडिटर को और डायरेक्टर को, या तो ईमेल से, या तो कोरियर से, या तो स्पीड पोस्ट से, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से। अरे हाँ, और यही नोटिस को वेबसाइट में भी होस्ट करना है अगर आपकी वेबसाइट है तो। फिर तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है मेरे बच्चे? तीसरा पॉइंट बोलता है नोटिस में 4 प्रकार की बातें रहेगी। पहला, ई वोटिंग की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति घर से वोट करना चाहता है कर सकता है, यहां आ भी सकता है, लेकिन वोट, कोई घर से वोट नहीं किया यहाँ तो आएगा भी और वोट भी करेगा। अरे हाँ कि ना? फिर उसके बाद अपने को क्या बोला, इसी नोटिस के अंदर आपको टाइम शेड्यूल बताना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड बताना है, और कैसे लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करना है ये बताना है। फिर बोल रहा है नोटिस भेजने के बाद, लेकिन मीटिंग के कम से कम 21 दिन पहले 2 न्यूज़पेपर कम से कम, वर्नाकुलर और इंग्लिश वाला, उसमें भी आपको सेम चीजें छापनी है। 3 चीजें एक्स्ट्रा आ जाएगी। क्या? अगर कोई ग्रीवेंस है तो उसका कैसे ग्रीवेंस सॉल्व होगा, और अगर किसी को नोटिस नहीं मिला तो स्टेप्स टू जनरेट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ डेट। क्या तुम मेरे साथ हो? फिर क्या बोला? टाइम शेड्यूल। बोले ई वोटिंग की सुविधा कम से कम 3 दिन के लिए ओपन रहनी चाहिए। अरे हाँ, कम से कम कितने दिन के लिए ओपन होनी चाहिए? 3 दिन के लिए ओपन होनी चाहिए। अरे हाँ, और जैसे ही मीटिंग होगी ना, जो भी डेट को मीटिंग है उससे 1 दिन पहले शाम को 5 बजे क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा कारवा। अरे क्या तुम मेरे साथ हो? ठीक है। चेयरमैन का रोल रहेगा उन लोगों को अलाउ करना जो घर से वोट नहीं किए, बोले आके तू वोट कर ले। अब रोल आता है किसका? स्क्रूटनाइजर का। स्क्रूटनाइजर या तो कौन होगा? सीए, सीएस और सीएमए इन प्रैक्टिस, या तो एडवोकेट कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। नहीं, स्क्रूटनाइजर पहले तो खुद गिनती करेगा वोटिंग की, फिर एक बार विटनेस के सामने गिनती करेगा, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस करने के बाद ये किसको हैंडओवर करेगा? चेयरमैन को। रजिस्टर कौन बनाएगा? स्क्रूटनाइजर। सेफ कस्टडी कौन करेगा? स्क्रूटनाइजर। पूरा प्रोसेस होने के बाद किसको हैंडओवर कर देगा? चेयरमैन। कहां से करेगा? मीटिंग से 3 दिन के अंदर उसको सब कुछ दे देना है। चेयरमैन फिर करेगा रिजल्ट डिक्लेयर कंपनी के नोटिस बोर्ड में और कंपनी की वेबसाइट में। अरे हाँ कि ना? और एक बार जो नतीजा आ गया वो आ गया, ये विड्रॉ होने वाला नहीं है। और डेट ऑफ पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन कब की मानेंगे? जब मीटिंग एक्चुअली हुई है, और जो भी रिजोल्यूशन ई वोटिंग से पास हुआ है, प्रपोज हुआ है एक्चुअली, वो कभी भी विड्रॉ हो नहीं सकता। क्या तुम मेरे साथ हो? 109 में डिमांड फॉर पोल हो गया, फिर 110 है अपने पास। 110 के अंदर क्या है बोलो? पोस्टल बैलेट है। 110 में एक जगह शैल है, एक जगह में है। एक जगह शैल जहां पे, वहां क्या बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? डिक्लेयर करेगी। क्या करेगी? बिजनेस। कैसे की डिक्लेयर करेगी? नोटिफिकेशन में। और वहां पे डिक्लेयर करेगी 10 बिजनेस जो डिक्लेयर हुए हुए हैं, उसको आपको कैसे करना है? पोस्टल बैलेट। यानी कि मीटिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी मीटिंग। घर पे क्या भेजा जाएगा? ड्राफ्ट रिजोल्यूशन। 30 दिन का वक्त मिलेगा, वहां से आपको क्या भेजना है? एसेंट और डिसेंट। कितने बिजनेस है बेटा? पहला बिजनेस है, आप क्या कर रहे हो? अल्टरेशन कर रहे हो ऑब्जेक्ट क्लॉज में। अरे हाँ। दूसरा क्या बोल रहे हो? रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द सिटी टाउन विलेज क्या कर रहे हो? शिफ्ट कर रहे हो। तीसरा क्या कर रहे हो? बोला अल्टर कर रहे हो कंपनी के आर्टिकल को, ताकि आप उसको पब्लिक से क्या बनाओ? प्राइवेट। चौथा क्या बोला? चेंज कर रहे हो ऑब्जेक्ट क्लॉज में। लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो? बोले जिसके लिए तुमने प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक से पैसा लिया, लेकिन अभी अमाउंट अनयूटिलाइज्ड है। बायबैक करना चाहते हो, वेरिएशन करना चाहते हो,
डीवीआर के शेयर इशू करना चाहते हो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो, एवरीबॉडी आर विद मी, ये सारे बिजनेस के लिए क्या करना पड़ेगा, पोस्टल बैलेट करना पड़ेगा। कंपनी को मजा आ रहा है, ये 10 बिजनेस के अलावा भी तुम पोस्टल बैलेट करना चाहते हो, बोले करो ना, लपक के करो। ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ देना और उनको छोड़ देना, उन बिजनेस को जहां पे ऑडिटर और डायरेक्टर को क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। दो कंपनी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। पहला, जिस कंपनी के अप टू 200 मेंबर है तो इसको प्राइवेट मत बोलना, पब्लिक के भी अगर अप टू 200 मेंबर है तो लगने वाला नहीं है, और ओपीसी के ऊपर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, ये सेक्शन चाहता है वाइडर पार्टिसिपेशन हो। अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर बहुत ज्यादा है, जिसके 200 है, क्या का वाइडर पार्टिसिपेशन, बुला लो, आपस में बैठ के काम कर लेंगे, हाँ कि ना। जिस कंपनी के ऊपर 108 एप्लीकेबल होता है वो 110 वाले बिजनेस को 108 के जरिए भी कर ले तो चलेगा। अरे हाँ, बताया था डीम्ड कंप्लायंस माना जाएगा, प्रोविजो के अंदर ये बात दी हुई थी, हाँ कि ना जी। 110 हुआ, फिर 100 क्या है, 11। 111 बात करता है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन, अरे हाँ कि ना। मेंबर चाहे तो एजीएम में कि ईजीएम में, एजीएम में रेजोल्यूशन प्रपोज कर सकता है और ईजीएम में, और चाहे एजीएम में स्टेटमेंट दे सकता है। ईजीएम में रेजोल्यूशन क्यों नहीं प्रपोज कर सकता, अरे ईजीएम बुलाने का साक्षात उसको हक दिया हुआ है, हाँ कि ना। कितने मेंबर लोग ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे, 1/10 जितना ईजीएम में बोला है, सेम क्राइटेरिया यहां पे भी। लेकिन अगर आपको एजीएम में रेजोल्यूशन प्रपोज करना है तो एजीएम के कम से कम 6 हफ्ते पहले। मान लो आपने रेजोल्यूशन पहले प्रपोज कर दिया, कंपनी का एजीएम का नोटिस बाद में आया तो डीम्ड कंप्लायंस माना जाएगा। लेकिन यही स्टेटमेंट सर्कुलेट करना है तो डीम्ड कंप्लायंस वाला प्रोविजन नहीं है, कम से कम 2 हफ्ते पहले तुमको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। मान लो कंपनी को लगता है तो जबरदस्ती का रिक्वेस्ट कर रहा है, साला डिफॉर्मेटरी मैटर के लिए कर रहा है, नीडलेस पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेगी, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट हमको तो भैया नीडलेस पब्लिसिटी लग रही है, आप बताओ क्या करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट संतुष्ट तो मना कर देगी और ये तक बोलेगी कंपनी ने जो मेरे को एप्लीकेशन किया ना, इसका भी खर्चा वही बंदा देगा, हाँ कि ना, जिसने क्या की है, रिक्वेस्ट। 112, प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या अपॉइंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। वो रिप्रेजेंटेटिव को तुमको क्या मानना है, डीम्ड मेंबर मानना है, यानी कि वो चाहे तो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है, अरे हाँ कि ना। फिर अपने पास 113 है कि भाई कंपनी कोई मेंबर है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड रेजोल्यूशन करके करेगी, वो भी डीम्ड मेंबर मानेगा, वो भी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। 114, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, क्या तुम मेरे साथ हो। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, जितने वोट्स अगेंस्ट में उससे एक फेवर में आ जाए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो जाता है। और लेकिन किसका गिनेंगे, जो प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं। 10 लोग आए हुए हैं, हाँ कि ना, 10 में से 5 कह रहे हैं हम तो खाना खाने के लिए आए, हम तो वोट करेंगे ही नहीं, तुम देखो हम खेलेंगे, मजा आ रहा है। तो जो 5 वोट कर रहा है ना, उसमें 2 अगेंस्ट हैं तो 3 फेवर में कर दो तो ठीक है। भले 10 प्रेजेंट थे, वोट 5 ही कर रहे तो 3 फेवर में 2 अगेंस्ट में, ठीक है, 1 एक्सीड हो रहा है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास। किसका गिनना है, जो प्रेजेंट है और प्रेजेंट नहीं है, इससे साथ साथ में वोट भी कर रहा है, अरे हाँ। और यही स्पेशल रेजोल्यूशन है। स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या बोल रहा है, जितना अगेंस्ट में उससे 3 गुना फेवर में होना चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का। क्या तुम मेरे साथ हो। फिर 100 क्या है, 15, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। 4 तो मुद्दे एक्ट में बताए हुए जिसके लिए स्पेशल नोटिस लगता है। पहला, जब आपको अपॉइंट करना है कोई अदर पर्सन इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, और दूसरा आप ये चाहते हो कि हमारा कोई बंदा नहीं है, हम बस ये बोलना चाह रहे हैं रिटायरिंग ऑडिटर अपॉइंट होना, दोबारा रीअपॉइंट होना नहीं चाहिए। तीसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग, या तो आप ये बोल रहे हो कि भाई रिटायरिंग की जगह कोई दूसरा आना नहीं चाहिए, हमको चाहिए ही नहीं। 4 बिजनेस के लिए क्या लगता है, स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस मतलब आपको 14 दिन पहले कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा कि भाई हम कर रहे हैं। कहां से 14 दिन, मीटिंग के 14 दिन के पहले, अरे हाँ कि ना। मीटिंग यही को 7 दिन पहले किसको देगी, मेंबर को, अगर पॉसिबल नहीं है तो न्यूज़पेपर में छपवा के लेगी, अरे हाँ कि ना। फिर क्या है, 116, रिजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न मीटिंग, अरे हाँ कि ना। बोले मान लो किसी कारणवश मीटिंग क्या हो जाती है, एडजर्न, हाँ कि ना। तो रेजोल्यूशन की डेट क्या मानी जाएगी, तो बोले जिस दिन एक्चुअली रेजोल्यूशन पास हुआ है ना, उस दिन डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन माना जाएगा। 117 क्या बोलता है, कौन कौन से ऐसे रेजोल्यूशन है जो आपको किसको देने, आरओसी को, तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो देना ही है। ऐसा रेजोल्यूशन जिसमें 100% मेंबर की कंसेंट लगती है वो भी देना है, क्लास मीटिंग वाला भी देना है, हाँ कि ना। अरे क्या तुम मेरे साथ हो, अरे हो। और अपने को देना जो 179(3) के अंदर बोर्ड मीटिंग में जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होते हैं, लेकिन उसमें जो एफ वाला पॉइंट है, लोन गारंटी सिक्योरिटी वाला, उसके लिए देना
किसको नहीं देना है? प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी को तो देना ही नहीं है। और ऐसी कंपनी जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? बैंक का, उसको भी देने की जरूरत नहीं है। कौन से फॉर्मेट में देते हो? एमजीटी 14 में। कितने दिन में देते हो? 30 दिन में। लेकिन आईएफएससी कंपनी और प्राइवेट कंपनी को कितना बोला है? 60 दिन बोला है, हाँ कि ना? फिर अपने पास 118 में क्या है? मिनट्स। चाहे बोर्ड मीटिंग हो चाहे कमेटी मीटिंग हो, सबका आपको मिनट्स बनाना है, अरे हाँ कि ना? ये चेयरमैन की डिस्क्रिएशन में कौन सा मैटर इंक्लूड करना है, कौन सा मैटर क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। परमानेंटली प्रिजर्व करके रखना है इसको। सीएस की कस्टडी में रहेगा, या तो जो पर्सन बोर्ड ऑथराइज कर रहे हैं उसकी कस्टडी में रहेगा। साइन भी होना चाहिए, नंबर्ड भी होना चाहिए। अरे हाँ, 119 में बोला इंस्पेक्शन, तो बोले फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं इंस्पेक्शन कौन? मेंबर, अरे हाँ कि ना? लेकिन बिजनेस आवर्स में ही करना पड़ेगा। और बिजनेस आवर्स कहां? वैसे 9 से 6, लेकिन आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। रिस्ट्रिक्ट भी करेगा तो कम से कम 2 घंटे तो देने ही है। अगर उसको चाहिए कॉपी तो पर पेज का 10 रुपए, नॉट एक्सीडिंग 10 रुपीज है। लेकिन सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो पिछले 3 साल का फ्री में दे दो, अरे हाँ कि ना? 3 साल से ज्यादा का चाहिए तो वही नॉट एक्सीडिंग 10 रुपए, अरे हाँ कि ना? मान लो उसको इंस्पेक्शन करने नहीं दिया जा रहा, मान लो उसने कॉपी मांगी, उसको 7 दिन में मिला नहीं हो, ट्राइब्यूनल पास जाएगा। ट्राइब्यूनल बोलेगा तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्शन और तत्काल प्रभाव से फर्निश करो उसको जो मांग रहा है। अरे हाँ, 120 में बोला इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको कर सकते हो। 121 बात करता रिपोर्ट ऑफ एनुअल जनरल। ये सेक्शन सिर्फ लिस्टेड पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल है। एजीएम से 30 दिन के अंदर अपने को आरओसी को बताना है कि भैया हमने अच्छे से एजीएम कर ली है, लोग बाग आए थे, ये नतीजे में आए हैं, रिपोर्ट दे दिए। 122 अपने को बोलता है कि भाई ओपीसी के अंदर 96 से लेके 111 नहीं लगेगा, हालांकि वो नहीं बोलता 96 अपन ने निकाला है, हाँ कि ना? तो बोले कैसे डिसीजन होगा ओपीसी में? बोले कुछ नहीं, एजीएम का सॉरी मिनट्स खोलो जनरल मीटिंग का, वहां पे नतीजा नोट कर दो, बंद कर दो, हो गया डिसीजन। अगर बोर्ड मीटिंग करना और एक ही डायरेक्टर है तो वो एक डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग का मिनट्स खोलेगा, वहां नतीजा डालेगा, बंद करेगा, हो गया नतीजा, अरे हाँ कि ना? हो गया। 122 तक के सेक्शन एकदम खटाखट, बरोबर है क्या? मेरे ख्याल से अपन ने 51 मिनट के अंदर, यानी कि हार्डली 1 घंटा भी नहीं लगा, सेक्शन के साथ अपन ने सारी चीजों को नक्की कर लिया है। क्या तुम मेरे साथ हो? सेक्शन याद है पूरे चैप्टर 7 के? एक बार फटाफट खटाखट बोल दो तो, क्योंकि उधर के तो याद है। यहां से शुरुआत किधर हुई? 88 से, रजिस्टर ऑफ मेंबर। 89 डिक्लेरेशन, 90 अपन ने स्किप किया है। 91 क्या है? पावर ऑफ कंपनी टू क्लोज रजिस्टर। 92 क्या है? एनुअल रिटर्न। 93 क्या है? ओमिटेड है। 94 क्या है? प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर एंड इंस्पेक्शन। 95 क्या बोलता है? एविडेंस। 96 एजीएम। 97 98 छोड़ो, 99 छोड़ो, 100 ईजीएम। 101 नोटिस, 102 स्टेटमेंट, 103 कोरम, 104 चेयरमैन है, हाँ 104 चेयरमैन, 105 प्रॉक्सी, 106 रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट, 107 शो ऑफ हैंड से वोट होगा, 108 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, 109 डिमांड फॉर पोल, 110 पोस्टल बैलेट, 111 सर्कुलेशन, 112 प्रेसिडेंट और गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव, 113 में कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, 114 ऑर्डिनरी और स्पेशल, 115 रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, 116 रिजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न मीटिंग, 117 रिजोल्यूशन टू बी फाइल्ड विद आरओसी, 118 मिनट्स, 119 इंस्पेक्शन, 120 उसका इलेक्ट्रॉनिक मोड, हाँ कि ना, 121 रिपोर्ट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग और 122 कौन कौन से सेक्शन ओपीसी में लगते हैं और नहीं लगते। बरोबर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरे ख्याल से पॉलिश हो गया होगा दिमाग में, घर जाके खुद भी रिवाइज कर लोगे तो और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। जितना ज्यादा रिवाइज करते रहोगे उतना ज्यादा एग्जाम टाइम में ना तुमको इजी लगेगा। बरोबर। अब जैसे थोड़ा सा इजी अभी लग रहा होगा कि हाँ भाई ऊपर ऊपर हो गया है, बरोबर है क्या? यही एक बार कर लोगे तो एक पक्का हो जाएगा। फिर जब तुम दोबारा करोगे तो तुमको भी इसी स्पीड में 1 घंटे के अंदर तुम्हारा 2 चैप्टर निपट जाएगा। और सबसे बड़ा चैप्टर 7 ही है और पूरा 7 को अपने को 1 घंटा नहीं लगा। हम इसमें पहले तो चैप्टर 1 रिवाइज किए, तुम्हारा मोटा मोटा आधा घंटा इधर लगा होगा, आधा से मतलब समझ लो 40 मिनट। समझ में आई क्या बात? 20 मिनट उसको लगा होगा चैप्टर 1 को। तो यही रफ्तार से तुम भी रिवाइज कर पाओगे। कब? जब तुम्हारा क्लास से ही सारी चीजें चलती रहेगी और जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो तुम भी रिवाइज करोगे, तो तुम्हारे को एग्जाम टाइम में एकदम हल्का हो जाएगा, तुम्हारे को टेंशन लोड ही नहीं आएगा। बोले इतनी बार वो हो चुका है कि अपने को बस देख के जाने की जरूरत है। बरोबर है क्या? ठीक है। ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा अच्छे से हो गया? सर रिवीजन लिख के करना है कि रीड करके? बेटा
राइटिंग प्रैक्टिस अपन लिख के करते हैं, रिवीजन तो अपन ओरली करते हैं, बराबर है। सबका हो गया बेटा रिवीजन, समझ में आ गया अच्छे से ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, हर दिन रिवाइज करता हूं तो आप अपने आप याद हो जाता है। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। चलो मिलते हैं फिर कल अपन, ठीक है? चलिए बेटा, बाय बाय।